चल रही थी, हम स्पेशल केसेस कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, और लास्ट डिस्कशन थी हमारी डीजनरेसी के ऊपर। तो आज हम नेक्स्ट स्पेशल केस डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और वो है अल्टरनेटिव ऑप्टिमल। सेकंड केस को लेते हैं। सेम उसी तरह मॉडल बहुत सिंपल लिया है, 2 वेरिएबल 2 कंस्ट्रेंट्स, ताकि हमारा फोकस इश्यू पे रहे, सिंप्लेक्स मेथड की कैलकुलेशन पे ना रहे। तो एट द स्टार्ट हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे, और आप सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई इश्यू नहीं है। और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम स्ट्रक्चर पे आएंगे। 4 वेरिएबल है, सोल्यूशन बेसिक कॉलम, और सोल्यूशन नॉन बेसिक वेरिएबल्स अगर 0 0 पुट करें आप x1 और x2, तो आपके पास आएंगे s1 5, s2 4 और z इक्वल टू 0। तो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन अगर देखें तो -2 -4 0 0, और आप फर्स्ट कंस्ट्रेंट को देखें तो उसका डेटा है 1 2 1 0, सेकंड कंस्ट्रेंट 1 1 0 1। तो ये हमने स्ट्रक्चर, जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर डेटा फिल कर लिया। और क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो नेगेटिव कोएफिशिएंट्स जो ये कर रहे हैं कि सॉल्यूशन आपको ऑप्टिमल नहीं है, नॉन ऑप्टिमल। तो मोस्ट नेगेटिव एंट्रिंग होगा। एंट्रिंग वेरिएबल डिसीजन के बाद हम लिविंग वेरिएबल डिसाइड करेंगे, और लिविंग के लिए रेशियो कैलकुलेट करते हैं 5/2 4/1। तो मिनिमम रेशियो आपके पास आएगी 2.5। तो S1 आपका लिविंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट आइटरेशन में अगर हम जाते हैं, x2 एंटर कर रहे हैं और S1 लीव, इट मींस S1 की जगह x2 ले लेंगे। और ये न्यू पिवटल रो है, न्यू पिवटल रो में पिवट 2 से डिवाइड कर देंगे इस रो को, तो आपके पास ये रो कैलकुलेट हो जाएगी। z उसी तरह रो ऑपरेशंस लगाएंगे, डिटेल में हम नहीं जाते, ऑलरेडी हमें पता है। इसी तरह S2 रो कैलकुलेट करोगे, न्यू S2 रो। तो ये आप बताइएगा कि ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई है या नहीं। हो गया सर, हो गया है। तो सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है। कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है? रियाज आपके माइक में शोर था। अच्छा, जी। तो कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई हट के जिसकी वजह से हम इसको स्पेशल केस डिक्लेयर करें? कोई आपको यस सर। जीरो के अंदर जो सर, x1 और x2 की वैल्यूज है वो 0। x2 की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए थी। रियाज, आपके माइक में शोर है रियाज। रिकॉर्डिंग ना हमारी खराब करें, माइक का इशू जल्दी रिजॉल्व करें। आप तो साथ साथ मुझे आंसर भी करने होते हैं आप जी। x2 आपने कहा z रो में 0 है, तो x2 बेसिक वेरिएबल है, वो तो 0 ही होना चाहिए। देखिए आपके 2 बेसिक वेरिएबल्स हैं, x2 0, s2 0। तो जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उसके कोएफिशिएंट्स 0 ही होने चाहिए। कोई और डिफरेंस नजर आ रहा है? सर इनकी वैल्यू सेम आ रही है कोफिशिएंट के अंदर ना, नीचे कंस्ट्रेंट के अंदर 0.5। नहीं नहीं, मैंने आज तक कोई ऐसा रूल नहीं बताया जिसमें ऐसी कोई बात है। ये आपने कहां से रूल निकाल लिया? x1 और x2 भी 0 आ रहा है। अगर आप देखें, नॉन बेसिक वेरिएबल्स नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए। तो हमारी ऑब्जर्वेशन इस टाइप की होगी, कोएफिशिएंट्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स इन अ z रो शुड बी नॉन जीरो। लेकिन इधर क्या है, आपके नॉन बेसिक x1 मिसिंग है ये, और s1 मिसिंग है ये तो ठीक है, नॉन जीरो होनी चाहिए।
ये 0 आ रहा है, आपके पास x1 का जो कोएफिशिएंट है 0 है। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं ये पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं कि अगर इस तरह से आपकी ऑप्टिमैलिटी अचीव हो जाए, ये ऑप्टिमैलिटी पे बात हो रही है, अगर ऑप्टिमैलिटी अचीव हो जाए आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स जो हैं ऑप्टिमल आइट्रेशन में उनके कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। अगर कोई उसमें से 0 है तो ये शो कर रहा है कि आपका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। कितने ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं? सर एक से 8 ज्यादा है। सर मल्टीपल। कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक तो ये बात है कि आपका ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमा केस है। ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमा अगर ऑप्टिमैलिटी पे कोई नॉन बेसिक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 के अंदर 0 आ जाए, इट मींस अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इधर क्या पता चला? अल्टरनेटिव ऑप्टिमा मीन एक तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके पास है ये वाला 2.5, ये तो x2 है, x1 मिसिंग है, x1 0, x2 2.5। एक तो ये है अल्टरनेटिव ऑप्टिमा मीन इसका अल्टरनेटिव भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अल्टरनेटिव ऑप्टिमा जो है ये शो कर रहा है कि इसके और भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। मैंने आपसे ये पहले डिस्कशन हो चुकी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशंस होंगे? ये मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लास में। इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। ये आज उस वक्त हमने सिर्फ ये मैंने बता दिया था कि इनफाइनाइट होंगे, तो कन्विंस करने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं थी कि सिर्फ आपको स्टेटमेंट दे दूं कि अगर ये कंडीशन आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन आज इस स्पेशल केस को देखते हुए मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है और उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जी पॉइंट क्लियर है? कोई इशू तो नहीं? नो सर क्लियर। नो सर। तो एक चीज है कि जो अलजेब्राइक मेथड है जिसको हम ये टेबल के जरिए सॉल्व करते हैं, अलजेब्राइक मेथड में अगर हम सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं, सिंपलेस्ट टेक्निक, तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं मिल सकते। क्यों? ये कॉर्नर पॉइंट्स देता है। और आपको याद होगा ग्राफिकल मेथड में हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, आज मैं फिर उसको विजुलाइज करवा दूंगा। एक लाइन ओवरलैप कर जाएगी जो आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की जेड रोज के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे। तो लाइन के अंदर अगर कॉर्नर पॉइंट्स देखें तो उसके दो एंड पॉइंट्स ही कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उस लाइन के जिसके ऊपर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो लाइन के जो एंड पॉइंट्स होंगे वही कॉर्नर पॉइंट्स। तो इट मींस आपका सिंप्लेक्स मेथड उनके कॉर्नर पॉइंट्स बता रहा होता है। अभी भी इसमें ये कैपेबिलिटी है कि एक कॉर्नर पॉइंट तो उसने दे दिया, वो लाइन का एक एंड है, एक दूसरा सॉल्यूशन भी, दूसरा एंड पॉइंट भी आप देख सकते हैं अलजेब्राइक मेथड से, दूसरा कॉर्नर पॉइंट। लेकिन उसके इनसाइड जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है वो अलजेब्राइक वे से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। अलजेब्राइक वे में जो हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं वो नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, हम कॉर्नर पॉइंट्स जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो अलजेब्राइक वे है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसमें अगर अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ दो कॉर्नर पॉइंट्स ही आप अलजेब्राइक वे में आप बता सकते हैं। एक आ चुका है जो ऑप्टिमल पॉइंट है, एक और आप देख सकते हो, इसके अलावा आप नहीं देख सकते। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ये माइंड में रखिए। तो अगला सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने देखें ऑब्जेक्टिव वैल्यू 10 है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमम मींस इसको एक दफा और सॉल्व करें, एक इटरेशन आगे लेके जाएं, तो आपका ये जो जी है ये इंप्रूव नहीं होगा। क्यों? ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा है, एक ऑप्टिमल पॉइंट आपके पास आ चुका है, दूसरा भी आपके पास, ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम रहेगी, सॉल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, x1 और x2 की वैल्यूज
चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जब दूसरा कॉर्नर पॉइंट आप देख रहे हैं उस लाइन का, तो जाहिर है उसके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे। तो कोई बता सकता है कि इसको अगर मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ तो एंट्रिंग वेरिएबल क्या लूँ? x1 सर। x1 सर। x1 को लेने की रीजन तो बताएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। आपके पास ऑप्शन होती है कि नेगेटिव जो आपका कोएफिशिएंट है वो एंट्रिंग होता है। अगर वो नहीं था तो जिस कोएफिशिएंट ने आपको हाईलाइट किया, इंडिकेट किया कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट करता है, उसी को ही एंट्रिंग लेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, x1 ही एंट्रिंग होगा। तो रीजन हम ये दे देते हैं कि देखें, आप कह रहे हैं 0 होगा, 0 तो दूसरे भी हैं, तो नॉन बेसिक नहीं एंटर होना होता है। एक तो बात तय है कि नॉन बेसिक ही बेसिक सॉल्यूशन में नहीं है, उसने ही एंटर होना है। तो एक आपके पास 2 है, एक 0 है, तो 0 की वजह से इंडिकेट हुआ है कि ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट करता है। तो उसी को ही एंट्रिंग वेरिएबल लेके आप एक आइटरेशन और सॉल्व कर सकते हैं। करते हैं सॉल्व उसको। x1 एंटर होगा, लिविंग के लिए उसी तरह रेशियो 2.5 डिवाइड बाय 0.5, 5 आ जाएगा। 1.5 डिवाइड बाय 0.5, 3। ये माइक प्लीज ऑफ कर ले। जी, तो कौन सा लीव होगा? ये S2 लीव होगा और x1 एंटर हो रहा है, तो x2 की जगह पे आप x1 और पिवटल रो है, न्यू पिवटल रो, तो 0.5 आपका पिवट आपको नजर आ रहा है, डिवाइड कर दें 0.5 से इस पूरी रो को, तो आपके पास न्यू पिवटल रो आ गई। सेम उसी तरह z कैलकुलेट करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशन, x2 कैलकुलेट करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशन। तो ये आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया। ऑप्टिमम सॉल्यूशन इसलिए कहेंगे Z10 थी प्रीवियस, इसमें भी Z10 है, और अगेन ये ऑप्टिमल ही है, कोई नेगेटिव। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्टिमल आया। तो आप देख रहे हैं एक आपके पास ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इसको कैसे लिखेंगे? x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 1 और Z10। तो एक ये ऑप्टिमल है, और दूसरा ऑप्टिमल इससे प्रीवियस आइटरेशन में x1 मिसिंग, x1 0, x2 2.5, s2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो स्लैक वेरिएबल है, लिखने कोई हर्ज नहीं है। z उसमें भी 10 है, तो दो ऑप्टिमल आपके पास सॉल्यूशंस मिल गए। अगर आप इसको अगेन नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से? s1 s2, s1 तो 2 है, s2 तो s2 को एंटर करके अगेन ले सकते हैं, तो आपके पास दोबारा से वही कॉर्नर पॉइंट, प्रीवियस वाला कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। तो इट मींस आपका सिंपलेक्स मेथड, जो समझने वाली बात है, वो कॉर्नर पॉइंट्स पे वर्क कर रहा होता है। एक कॉर्नर पॉइंट्स अगर ग्राफिकल मेथड से कंपेयर करें, तो मैंने आज का प्रॉब्लम 2 वेरिएबल इसलिए लिया है, ये सारी चीजें मैं आपको ग्राफिकल मेथड से विजुअलाइज करवाना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ से ही कॉन्सेप्ट मैच्योर कर रहा हूँ कि आपका एक कॉर्नर पर जैसे ऑप्टिमल आ गया और पता चला कि ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने जो नॉन बेसिक वेरिएबल 0 कोएफिशिएंट के साथ था उसको एंटर करके एक और कॉर्नर पॉइंट ले लिया। जाहिर है कोई एक लाइन ओवरलैप कर रही होगी, पैरेलल होगी जी के, इसलिए उस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होंगे और वही आपके अलजेब्राइक मेथड से निकल सकते हैं। एक में आपके पास सॉल्यूशन है 0 2.5 Z10, दूसरे में सॉल्यूशन आया 3,1 और Z आपकी 10। अब मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखनी है, तो ग्राफिकल मेथड में इस पूरी पिक्चर को विजुलाइज भी करते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको इधर नजर आएंगे। मैंने आपसे कहा था ग्राफिकल मेथड से हर चीज विजुलाइज हो जाती है। इधर तो सिर्फ 2 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की तरफ जाना है, तो ग्राफिकल मेथड से ये हम विजुलाइज करते हैं कि ये कैसे पता चला। तो ये मेरे पास, अच्छा
हाँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम अगेन वो जो नॉन बेसिक वेरिएबल विद जीरो कोएफिशिएंट है इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको एंटर करें तो क्या होगा, अगेन रिपीट होगा आपका वही कॉर्नर पॉइंट प्रीवियस वाला वापस आएगा। सिंपलेक्स मेथड डिटरमिन्स only two optimal solutions instead of infinite solution। वो मैंने आपको कहा था दो ही कॉर्नर पॉइंट्स को आपको दिखा सकते। जबकि जो ग्राफिकल मेथड और टू वेरिएबल हम विजुअलाइज कर सकते हैं, तो ग्राफिकल मेथड से हम इसके वो विजुअलाइज करते हैं कि कितने जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये मॉडल है आज का जिसका सॉल्यूशन आपको ये नजर आ रहा है। तो इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने पे जो ग्राफ बनेगा तो ये पिक्चर है। अब आपने देखा दो कंस्ट्रेंट्स हैं, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, ये प्लॉट हुई है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, ये लाइन कर्सर देखिएगा, ये लाइन है और सॉल्यूशन स्पेस डाउनवर्ड है। दूसरी कंस्ट्रेंट है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5, ये वाली सॉल्यूशन स्पेस डाउनवर्ड और कॉमन एरिया बनेगा ये वाला। तो ये तो आपका शेडेड एरिया जो फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस है। आपने कॉर्नर पॉइंट ऑप्टिमल पॉइंट देखने तो जी प्लॉट करेंगे तो जी ये प्लॉट होगा। अब जी को अगर ड्रैग करते हुए हम शेडेड रीजन के अंदर लेके जाएंगे, ये देखिएगा ये इस बी और सी ये जो पैच है इस लाइन का, तो आप देखें ये इसके पैरेलल है। तो आपका जो शेडेड रीजन है तो लाइन को अगर ड्रैग करें तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, इसके ऊपर। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट जी? जी सर। अब आपके पास पता चल गया जो आपका पैच है ये बी, एक ये लाइन जो है ये वाली ओवरलैप तो वो सारे के साथ कर रही है, लेकिन हमने शेडेड रीजन का वो देखने के ऑप्टिमल पॉइंट क्या, ऑप्टिमल पॉइंट अगर इसको नीचे लेके जाएं इससे तो आपका ऊपर वाला रीजन ये शो कर रहा होगा कि और भी सॉल्यूशन इंप्रूव किया जा सकता है। तो जब इंप्रूव करेंगे तो सी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन सी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है साथ बी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, क्योंकि वो लाइन बाहर निकलते हुए जो लास्ट उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आप एक सी पॉइंट नहीं मिल रहा बल्कि पूरी की पूरी लाइन मिल रही है। तो पूरी लाइन जो है बी और सी जिसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो उससे बाहर जाएंगे तो आप सॉल्यूशन स्पेस को छोड़ देंगे, उसके अंदर आएंगे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे और उस लाइन के ऊपर आएंगे तो आप कहेंगे यही वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आपके बी भी आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, सी भी आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइन ओवरलैप कर रही है। देखिए मैं लाइन उसके बाहर लेके जाता हूं तो सॉल्यूशन स्पेस को छोड़ देती है, तो इसका मतलब है आपके शेडेड रीजन के अंदर लास्ट पॉइंट कौन सा है, वो लास्ट पॉइंट आप एक नहीं है बल्कि बी और सी का जो लाइन का पैच है वो उसके ऊपर लाइन को ओवरलैप कर रही है। आपकी बी और सी ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको पता है, तो मुझे कोई बता सकता है कि ग्राफ के जरिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे पता चलेंगे? अभी मैंने कहा था ग्राफ के जरिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। कोई बताएगा ग्राफ से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे देखे जा सकते हैं? जी बहुत सिंपल आंसर है। आंसर ये जो सर जब रीजन से बाहर region लाइन है, बन रही होती है जो शेडेड एरिया से ऊपर की डायरेक्शन हमारी, नहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको ये तो अच्छा ये चीज क्लियर हो गई कि आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक नहीं है बल्कि आपकी जो सी लाइन है वो ऑप्टिमल पॉइंट ढूंढते ढूंढते जो आखिरी उसको पॉइंट मिला, पॉइंट नहीं मिला, पॉइंट्स मिले। ये चीज क्लियर हो गई है? ये बताइए सर पहले वो जो लाइन थी ना सर वो सिर्फ एक पॉइंट को टच करके जा रही थी, yes. लेकिन अब सर पूरी लाइन के ऊपर वो बिल्कुल पैरेलल जा रही है ऊपर, तो हाँ, वो तो सारे पॉइंट्स होंगे जो कि ये बिल्कुल ऐसे ही पहले एक पॉइंट को
टच करती होती थी तो एक सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन सिंगल होता था, और अब वो पूरी एक लाइन के पैच को टच कर रही है, लास्ट एक पॉइंट नहीं मिल रहा बल्कि इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लाइन स्मॉल सी भी हो तो उसके ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट। तो मैं क्वेश्चन मेरा ये है, पहला क्वेश्चन ये है, ये चीज पता चल गई कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, पहले ये पॉइंट बता, ये पॉइंट क्लियर है? Yes, Yes, sir. अच्छा, अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मैंने कहा ग्राफ के जरिए हम सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों बताएगा कैसे देख सकते हैं? सर वो तो शेडेड रीजन में नहीं हम देखते। नहीं नहीं, आपका एक कॉर्नर पॉइंट होता था पहले, एक कॉर्नर पॉइंट, उसके हम कोऑर्डिनेट्स देख लेते थे और कहते थे ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब वो पूरी लाइन आपका ऑप्टिमल यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की है, और आप इस लाइन के ऊपर जितने कोऑर्डिनेट्स हैं वो देखें, अभी गौर कीजिएगा, ये पॉइंट सी है, क्या मैं इसके सॉल्यूशन देख सकता हूँ, x1 और x2 कैलकुलेट कर सकता हूँ ग्राफ से? बताइएगा यस और नो। yes sir, कर Yes, सकते sir. हो। कर सकते हैं। एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो हो गया, दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बी के कोऑर्डिनेट्स देख सकता हूँ मैं? Yes sir. Yes, sir. ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, Yes फर्ज sir. करिए यहाँ रुक जाता हूँ, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकता हूँ? Yes sir. जी सर कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे। आप ग्राफ के ऊपर उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, कोई एक पॉइंट ले लें, उसका x1 और x2 कैलकुलेट करें, वो आपका थर्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और उस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स देख के तो इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं या नहीं? यस जी सर देख सकते हैं। ये सर पॉइंट इस अगर लाइन पे बी और सी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे हो सकते हैं। यस, उस बी और सी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं उस लाइन के ऊपर, आपने जस्ट एक पॉइंट मार्क करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स देखने, आपने कहना है ये भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से ये भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ये कहना है। फिर उस लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट मार्क कर लेना है, उसके x1 और x2 कोऑर्डिनेट्स लेके वो जो पेयर निकलेगा, आपने कहना है ये फोर्थ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और इस तरह जाते जाएं इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आप बता सकते हैं। जी ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताइए। पॉइंट अगर क्लियर हो गया, मुझे सिर्फ ये बताएं, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर z की वैल्यू क्या होगी? Sir, 10. z, वेरी गुड, z सेम होगी 10। आपका ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा ये कह रहा होता है कि z इंप्रूव नहीं होगी, z ऑप्टिमल निकल आई 10, यानी अगर ये प्रॉफिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 10 प्रॉफिट है, लेकिन x1 और x2 अगर प्रोडक्ट्स हैं तो वो ये कह रहा है कि ये 10 प्रॉफिट x1 और x2 की डिफरेंट क्वांटिटी पे भी ये प्रॉफिट मिल सकता है। ये इसकी मीनिंग बनेगी। वो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उस कोई भी पॉइंट को लें, उसके कोऑर्डिनेट्स देखें, z में पुट करें, उस डिफरेंट सेट के ऊपर, पेयर के ऊपर z आपको 10 भी मिलेगा। इस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में, यानी इनफाइनाइट पेयर्स x1 और x2 में, इनको आप इधर से ग्राफ से नोट करें, z में पुट करें, 100% है कि आपकी z 10 ही मिलेगी। तो इट मींस मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अगर दो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं क्या कर सकता हूं, ये हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे कि ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि टू वेरिएबल अगर प्रॉब्लम है तो मैं ग्राफ के जरिए सारे के सारे, हालांकि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर किसी को लाइफ इतनी मिल जाए, जितनी लाइफ मिले उतने तो सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लेगा, तो थोड़ी सी और लाइफ मिलती है तो और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूशंस है, सिर्फ कंस्ट्रेंट ये है अगर कोई जितनी देर तक जिंदा रहेगा तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखता रहेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप ग्राफ के जरिए बता सकते हैं, और सबकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या होगी 10। लेकिन आपको पता है कि रियल लाइफ में टू वेरिएबल तो नहीं है, आपका तो मेथड ही आपने अलजेब्राइक लेना है, तो अलजेब्राइक में कितने ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिल सकते हैं? जी
कितनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकती हैं अलजेब्राइक? सर 2 2। और वो 2 भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कौन कौन से हैं, जरा देखिएगा। कॉर्नर पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स, बी ये और सी। बी को नोट करें, बी x1 0 और 2.5 है x2। ये देखें x1 0 और x2 2.5। ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहले निकला था, जैसे जब फर्स्ट ऑप्टिमलिटी आई थी, तो वो ग्राफ के जरिए, इसी प्रॉब्लम को मैंने ग्राफ के जरिए भी दिखा रहा हूं, तो वो उस लाइन का बी पॉइंट है। जब मैंने उसको फर्दर आगे एक और स्टेप सॉल्व किया, जो नॉन बेसिक जीरो कोएफिशिएंट के साथ उसको एंटर करके, तो मेरे पास जो दूसरा पॉइंट निकला वो है x1 3 x2 1। आप गौर करें, ये सी पॉइंट है, x1 3 और x2 1। पॉइंट नोट किया कि आपका अलजेब्राइक मेथड, वो जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो जो लाइन है, उसके ना कॉर्नर पॉइंट्स को बता रहा है। अब प्रॉब्लम तो वही पे ही है, हमने अलजेब्राइक वे से करना है। 100 वेरिएबल प्रॉब्लम है, ग्राफ तो नहीं बना सकते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने हैं, 2 देख सकते हैं, बाकी सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपलेक्स मेथड ने तो हाथ खड़े कर दिए, बताइएगा जी, बताइएगा। नो क्लू, नो गैस। ये सर सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं, वेरी गुड। अगर सोच रहे हैं तो मैं चुप कर जाता हूँ। जी सोचिए, हिंट दे देता हूं मैं। आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, एक अगर लाइन है, उसके 2 पॉइंट्स आपके पास हो, तो दरमियान में कितने पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो? और कोई मेथड है? ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन मैंने बुक के अंदर जब ये सिर्फ एक इक्वेशन लिखी हुई थी, जब फर्स्ट टाइम मैंने अल्टरनेटिव ऑप्टिमा को देखा, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इस रिजल्ट पे पहुंचा कि इसका सोल्यूशन है, तो मुझे मैथमेटिक्स के लोगों से कंसल्ट करना पड़ा। बुक ने कोई रेफरेंस इतना नहीं दिया था, तो कहीं से पता चला कि कैलकुलस वाले इसका आंसर जानते हैं। एक आंसर तो आपको पता होगा, 2 एंड पॉइंट्स हो लाइन के, मिड पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यस Yes, sir. तो इसका मतलब है कैलकुलस तीसरा सॉल्यूशन तो दे सकता है। आप सिंपलेक्स मेथड से हट जाएं, आपको देखें, सिंपलेक्स मेथड आपको 2 कॉर्नर पॉइंट्स दे रहा है उस लाइन के। लाइन नहीं बता सकता क्योंकि ग्राफ तो नहीं बना हुआ, वो 2 कॉर्नर पॉइंट्स, जी वो 2 कॉर्नर पॉइंट्स दे रहा है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं कॉर्नर पॉइंट, आप समझते हो ये कोई ना कोई लाइन है, जाहिर है अलजेब्राइक मेथड से आप कर रहे हैं तो आपको लाइन तो नहीं नजर आ रही, लेकिन 2 सॉल्यूशंस, 2 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया और आपको पता है यही ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं। वो 2 कॉर्नर पॉइंट्स अगर ऑप्टिमल हो, मींस उनको ज्वाइन करें उस लाइन के ऊपर, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ऑप्टिमल होंगे। अब बात रह गई कि उनके इनसाइड पॉइंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करें, जबकि हमारे पास सर थ्रू डेविएशंस। डेविएशन हो, लेकिन मेरी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैंने इस तरह की चीज नहीं देखी। आप अगर अभी मैं बताता हूँ ये कैसे कैलकुलेट करती हैं, अगर आप कर सकते हैं उसके जरिए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं अपनी स्लाइड्स को इंप्रूव कर लूंगा। अभी देखें, मिड पॉइंट आप कैलकुलेट करते हो, उसको कहते होते हैं एवरेज, यानी एवरेज मेथड। लेकिन एवरेज मेथड सिर्फ 2 कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट आपको एक्स्ट्रा देता है और वो मिड है, और वो निकाल सकते हैं। 2 कॉर्नर पॉइंट्स ले तो उनकी एवरेज लेके डिवाइडेड बाय 2 करके आई थिंक ये निकल आता है मिड पॉइंट। सर थ्रू मीडियन। नेक्स्ट हमने ऐसा मेथड निकालने, तो मैंने लिटरेचर में देखा, मुझे वहां से एक मेथड मिला जिसको कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। एवरेज मेथड लेंगे तो सिर्फ बात बनेगी मिड पॉइंट तक। ये सारी बातें डिस्कस होगी, आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, बी और सी। जी तो टू डिटरमिन ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट बीसी, अब हम कैलकुलस में एंटर होने लगे। क्यों? सिंपलेक्स मेथड ने हमें 2 कॉर्नर पॉइंट अभी भी चाहिए थे। कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा तो हम
इनफाइनाइट सॉल्यूशन दी ना, तो अभी भी सिंपलेक्स मेथड की कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब हम वेटेड एवरेज मेथड लगाओगे तो उसके लिए आपको 2 कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, और 2 कॉर्नर पॉइंट्स आप सिंपलेक्स मेथड से कैलकुलेट करोगे। सिंपलेक्स मेथड से ही आपने जब देखा फर्स्ट टाइम जब ऑप्टिमलिटी आती है तो वो एक कॉर्नर पॉइंट होता है, उसमें नॉन बेसिक को आप जब एंटर करते हो जिसकी 0 कोएफिशिएंट है तो दूसरा कॉर्नर पॉइंट मिलता है। यहां तक डेटा आप सिंपलेक्स मेथड से लेते हो, उन 2 पॉइंट से लेके आप वेटेड एवरेज। तो मैं वेटेड एवरेज में मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कैलकुलस मैथ्स वालों का फील्ड है, लेकिन जितना मुझे उसका पता चला है, मैंने उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो जो इक्वेशन मिल रही थी मुझे, तो उसकी नेचर का मुझे पता चला। अब देखिए इसमें करना क्या है, देखिए आप जब मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें भी वेटेड एवरेज को अगर देखें तो आप क्या कर रहे होते हो, आपने इस लाइन को, इसकी लेंथ को 1 ट्रीट करना है, यानी ये जो लेंथ है 1, और उसको उसके फ्रैक्शंस करनी है, डिवीजन करनी है। अब मिड पॉइंट पता क्या कहता है, हाफ हाफ डिवीजन कर दे, यानी आपने एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये मिला हुआ है और एक कॉर्नर एक ये मिला हुआ है, तो एवरेज मेथड ये कहता है कि आप इसका मिड ले लें, यानी इस 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 2 फ्रैक्शंस में। लेफ्ट हाफ उसकी रेशियो क्या होगी 1/2, यानी 1 का हाफ, पूरी लाइन को अगर हम 1 एज्यूम कर लें तो एक पोर्शन होगा 1/2 उसकी लेंथ, दूसरे पोर्शन की लेंथ क्या होगी 1/2। तो एवरेज मेथड इस फ्रैक्शन से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ये एवरेज मेथड है, लेकिन इससे हमें सिर्फ मिडिल पॉइंट मिलेगा। लेकिन वेटेड एवरेज वो मिड पॉइंट को भी करेगा और मिड पॉइंट के अलावा दूसरी तमाम इनफाइनाइट फ्रैक्शंस को भी ले लेगा। सिर्फ करना ये है, आपने ये जो पॉइंट लेना है उसके एक पोर्शन को, राइट वाले को अल्फा कह दे, पूरा 1 हो गया, तो सी से इस डायरेक्शन में अगर लेंथ देखें बी तक वो है 1, मैंने सी से पॉइंट इतने डिस्टेंस पे पॉइंट लगाया, इट मींस ये लेंथ मैंने सपोज कर ली अल्फा, ये लेंथ कितनी होगी, पूरी लाइन 1 है और अल्फा तक हमने डिस्टेंस कवर किया, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा वो 1 माइनस अल्फा। कोई इश्यू तो नहीं है? अब आप देखें ये अल्फा आप इधर रख सकते हैं, ये अल्फा होगा, ये 1 माइनस अल्फा, ये पॉइंट आप इधर मार्क कर सकते हो, ये अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा, ये पॉइंट जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो सारी फ्रैक्शंस आप ले सकते हो। वो क्या होगा, जनरलाइज कर दिया मैंने, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ ये वाला इधर, तो ये सारी डिस्टेंस ये इस पॉइंट तक अल्फा होगा और ये डिस्टेंस 1 माइनस अल्फा। इट मींस अब मेरे पास जनरलाइज जो अल्फा आ गया, अल्फा क्या होगा, अल्फा 0 और 1 के दरमियान वो जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स हैं, उसमें 0 और 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो अल्फा क्या है, इस यहां अल्फा की लेंथ 0 है, जैसे अल्फा की लेंथ आप बढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। तो अल्फा आप 0.3 ले लें, ऊपर वाला क्या होगा 1 माइनस 0.3, अल्फा आप 0.35 ले लें, ऊपर वाला क्या होगा 1 माइनस 0.35। अल्फा आप उस कितने अल्फा आप लेके जा सकते हैं, अल्फा को आप 0 और 1 के दरमियान जितनी फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट्स हैं, जितनी फ्रैक्शंस हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/25, 1/100, सारी की सारी फ्रैक्शन आप अल्फा ले सकते हो। अल्फा उधर पॉइंट मार्क करो, दूसरी 1 माइनस अल्फा होगी। तो बताइए ये जनरलाइजेशन क्लियर हुई? Yes, sir. अब आपका फॉर्मूला जो वेटेड एवरेज मेथड कहता है, वो कहते हैं जितने भी पॉइंट्स हैं इनसाइड बीसी उसको इस फॉर्मूले से ले सकते हैं। फ्रैक्शन, एक पॉइंट आपका बी है, इसके साथ जो फ्रैक्शन लेनी है वो ऑपोजिट लेनी है, ये वाली, यानी एक पॉइंट बी है आपका और एक सी है। तो आपने ये वेटेड एवरेज मेथड को आप कहते हो, आप नेट पे जाके देख सकते हो। अगर आप और ज्यादा इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो नेट से जाके आप वेटेड एवरेज मेथड सीख सकते हो। तो मैं भी कह रहा हूँ, मैंने जब इसको पॉइंट कह दिया, इसको अल्फा ले लिया और ये 1 माइनस अल्फा फ्रैक्शन कह दी, तो एक आपका पॉइंट बी है,
इसके साथ कौन सी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करनी है, इस b के साथ अपोजिट फ्रैक्शन जो ये वाली है अल्फा, और एक पॉइंट c है उसके साथ कौन सी, इस पॉइंट के साथ कौन सी फ्रैक्शन लेनी है जो अपोजिट दूसरी है 1 माइनस अल्फा। दो ही फ्रैक्शन है, एक अल्फा और 1 माइनस अल्फा। तो b के साथ अल्फा और c के साथ 1 माइनस अल्फा, ये आपने फ्रैक्शन दिए। b के साथ अल्फा और c के साथ 1 माइनस अल्फा। जब ये फ्रैक्शन ले ली और b पॉइंट आपके पास सिंप्लेक्स ने आपको बता दिया और c पॉइंट भी सिंप्लेक्स मेथड ने, दो कॉर्नर पॉइंट तो आपने बता दिए। उन पॉइंट्स में ये जो b था ये था 0,2.5 और c था 3,1। तो देखते हैं, b को मैंने प्लेस कर दिया 0,2.5 और c को मैंने 3,1। कोई इश्यू तो नहीं, यहां तक बताइएगा। नो सर। नो सर। तो अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, मैं अल्फा को इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 1 माइनस अल्फा को भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा, ये 2.5 अल्फा प्लस ये 3 1 माइनस अल्फा, यानी 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉमा 1 इसके साथ, तो 3 इंटू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 माइनस 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो नेक्स्ट ये 0 हो गया, ये 2.5 और इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 को मल्टीप्लाई कर दे। माइंड में रखिएगा कॉमा को जरा ये मिसप्लेस ना हो, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा। जरा देखिएगा ये वो है वैसे ही रहा, 0,2.5, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर जरा आपके कंट्रोल में रहे डेटा, 3 माइनस 3 अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करके कॉमा, कॉमा को जरा नोट कीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करके ये 1 माइनस अल्फा। जब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब आप ये ऐड कर सकते हैं इन पॉइंट्स। तो ऐड करने के लिए आपको पता होता है फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट के साथ ऐड कर ले, कॉमा सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करना है। इसमें कॉमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले के साथ पहले को ऐड करना है, फिर कॉमा प्लेस करनी, फिर दूसरे को प्लस, ये जो प्लस है 0 प्लस दिस वन, ये एक पॉइंट आ गया, ऐड करके पहला कॉमा, दूसरा पॉइंट प्लस इस साइड पे दूसरा। देखिएगा 0 प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करके ये पहला पॉइंट, कॉमा मैंने रेड कलर में किया सेपरेटर, दूसरे के साथ दूसरे को ऐड कर दिया। कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। तो अब आप इसको और जरा सिंप्लीफाई कर लें, ये 0 प्लस यही रहा 3 माइनस 3 अल्फा और ये 2.5 अल्फा और माइनस अल्फा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अल्फा को अल्फा के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस 1 उसी तरह रहेगा। तो 2.5 अल्फा माइनस अल्फा 1.5 अल्फा हो जाएगा और प्लस 1 उसी तरह रहेगा। आप देख सकते हैं ये प्लस 0 करके वही रहा, 2.5 अल्फा को इस अल्फा के साथ माइनस कर दिया, 1.5 अल्फा प्लस 1 उसी तरह। कोई इश्यू तो नहीं है? नो सर। तो अब आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स आ गए। मैं कह सकता हूं मेरे इस फॉर्मूला से जो मेरे पास अब रिलेशनशिप आया, मैं तमाम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देख सकता हूं। मुझे सिर्फ ये है कि कॉर्नर पॉइंट मैंने सिंप्लेक्स से लिया, ग्राफिकल को तो देख ही नहीं सकता ना, 2 वेरिएबल प्रॉब्लम अगर नहीं है तो मैंने इस तरह से सिंप्लेक्स मेथड से 2 कॉर्नर पॉइंट्स लिए और उनकी फ्रैक्शंस बना के ये एक 2 पॉइंट्स लिए इन द फॉर्म ऑफ अल्फा। और अल्फा क्या है? ये वो ऑल पॉसिबल फ्रैक्शन। अब मैं इसके जरिए अल्फा के जरिए कॉर्नर पॉइंट्स जो है वो भी वेरीफाई कर सकता हूं कि वही आते हैं या नहीं। एक कॉर्नर पॉइंट 0,2.5 है, एक कॉर्नर पॉइंट 3,1 है। मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं अल्फा की कोई भी वैल्यू ले ले बिटवीन 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 and 1,
जितने भी आप अल्फा की वैल्यूज लेंगे वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको इधर मिल सकते हैं। तो पहले टेस्ट करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स कि जनरलाइज फॉर्म में वो जो कॉर्नर पॉइंट से लेके हमने ये बनाया, अभी भी अल्फा की एक वैल्यू पुट करके आप वो कॉर्नर पॉइंट्स दोबारा आते हैं या नहीं? क्यों? कॉर्नर पॉइंट्स भी ये देगा फॉर्मूला और उसके अलावा तमाम पॉइंट्स भी आपके पास आएंगे। तो पहले देते हैं, देखें सी पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करना है। हमजा सलीम माइक ऑफ जी। तो मैं बात कर रहा हूं, आपके पास अगर इस लाइन को देखें, अगर मैं सी पॉइंट को लेता हूं, इट मींस अल्फा में ले ही नहीं रहा, एक्सपेंड ही नहीं कर रहा, तो अल्फा 0 है इसके ऊपर। अल्फा में इधर एक्सपेंड कर रहा हूं और अल्फा की रेंज है 0 और 1 के दरमियान पॉइंट्स, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो मैं अगर सी पॉइंट को लेता हूं तो इसमें अल्फा 0, तो ये फ्रैक्शन तो 0 है और ये वाली सारी की सारी आपकी 1 माइनस अल्फा, तो सारी की सारी अल्फा ही होगी। अभी देखिए अल्फा को 0 लिया, मींस ये वाला पॉइंट है, देखते हैं आता है ये है। अल्फा को 0 पुट किया, ये 3 आ जाएगा, इधर 0 पुट किया 1, आप देख लें वही कॉर्नर पॉइंट मिल गया जिसमें आपने अल्फा की लेंथ, अल्फा को इधर एक्सपेंड करना था, आपने कहा मैंने एक्सपेंड नहीं करना, अल्फा 0 है, ये मिल गया। अल्फा को फुल एक्सपेंड कर दें अप टू 1, मीन अल्फा 1 ले लें, ये सी पॉइंट मिला है ग्राफ का आपको। अल्फा 1 यानी आप पूरा एक्सपेंड कर दिया अल्फा को, तो बी पॉइंट है, देखते हैं अल्फा 1, इधर 1 पुट करें, 3 माइनस 3 0, और इधर 1 पुट करें, 1.5 प्लस 1 2.5, तो आप देखें 0, 2.5, इस फॉर्मूले से भी वो कॉर्नर पॉइंट्स दोबारा से मिल रहे हैं। अब आप अल्फा को जितने भी पॉइंट्स ले सकते हो 0 और 1 के दरमियान, इसके अंदर जस्ट पुट करने और आपको इनफाइनाइट जो सॉल्यूशन में से कोई एक सॉल्यूशन आप ले सकते हो। तो जितनी अल्फा इनफाइनाइट आपके पास है 0.5, 0.9, 0.15, सॉरी 0.0 और 1 के दरमियान लेना है, 0.35, 0.351, 0.21, जितने भी आप अल्फा ले सकते हो सारे के सारे आपको जो सॉल्यूशन देंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्यों? आपने ये जो ड्राइव किया है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन से ही ड्राइव किया। अब मिड पॉइंट भी इसके जरिए देख सकते हैं, अगर आप ये अल्फा को हाफ एक्सपेंड करें, ये पॉइंट लें, तो 1/2 इधर प्लेस करें, तो आपके पास ये मिड पॉइंट के ऊपर ग्राफ के जरिए भी देख सकते हो आप ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। इधर मैंने ग्राफ के बगैर आपको कैलकुलेट करके दिखाया, और इसके अलावा आप कौन से देख सकते हो, वो तमाम पॉइंट्स आप देख सकते हो जो जिसमें आप अल्फा 0 और 1 के दरमियान ले सकते हो। तो ये मेथड है कि आपको अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला क्वेश्चन आता है तो आपने सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करके, अगर आपसे कहा जाता है कि सिर्फ डिटेक्ट करें, आप सिर्फ ये बता सकते हो कि ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमा है, आप या तो वहीं पे छोड़ के ये डिसीजन करके उसको छोड़ देते हो कि जी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, दूसरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिकेटर आपको मिल गया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर 0 कोएफिशिएंट नॉन बेसिक वेरिएबल का, तो बात काफी है कि जी ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल गया और अल्टरनेटिव ऑप्टिमा भी डिटेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि 4 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बताएं, अब 2 तो आप बता दोगे सिंपलेक्स मेथड से, तो वेटेड एवरेज वाली ये रिलेशनशिप ये ड्राइव करनी होगी। अगर ड्राइव करोगे तभी होगा। ये तो मैंने कॉर्नर पॉइंट्स ये लिए हैं, आपको सॉल्व करते हो आपको कोई और कॉर्नर पॉइंट्स मिलती हैं, तो आपको उसी तरह वेटेड एवरेज लगानी पड़ेगी कि एक पॉइंट के साथ अल्फा को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे के साथ कॉर्नर पॉइंट के साथ 1 माइनस अल्फा, तो ड्राइव करोगे जो मैंने इधर ड्राइव की है। ये डेरिवेशन सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की है। दूसरे प्रॉब्लम के लिए 2 कॉर्नर पॉइंट्स उसके अपने होंगे, तो उसकी डेरिवेशन अपनी ड्राइव होगी और उसके साथ फिर आप अल्फा के जरिए कोई भी 4 वैल्यूज, एक तो कॉर्नर पॉइंट्स अल्फा 0 ले लोगे और अल्फा 1 लेने की जरूरत नहीं, वो तो आप सिंपलेक्स से ले लिए, तो 2 और चाहिए, वो आप इस डेरिवेशन से ड्राइव करके जो आपके पास पॉइंट आएगा इन द फॉर्म ऑफ अल्फा,
उसमें कोई भी 2 पॉइंट्स अपनी तरफ से -2 पुट करोगे, एक थर्ड पॉइंट आ जाएगा, -5 पुट करोगे, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। तो अगर मैं आपको कहूँ 10 पॉइंट्स बताओ, तो आपके पास चॉइस है कि 2 पॉइंट्स आपके पास सिंप्लेक्स ने दे दिए, उसके बाद कोई भी अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान लो, वो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। 10 क्या 100 पॉइंट्स आप बता सकते हो ऑप्टिमल सोल्यूशन। जी बताइए, अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम आज की? Yes, sir. तो ये था